हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले मैं आरएमबी का चैप्टर पढ़ा रहा था क्रैक्स के बारे में, डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, डिफेक्ट्स बिल्डिंग में जो जो डिफेक्ट्स होती हैं तो उसका हमने आपको आधा पार्ट पढ़ा दिया था और आधा पार्ट बाकी था। तो उस आधे पार्ट में आज हम आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं वेजिटेशन क्या होता है। तो जो भी आपकी हरी भरी चीज़ें जैसे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, कोई भी हरी चीज़ें जो आपके सॉइल में उगती हैं वो आपका क्या कहलाता है, उन सारी चीज़ों का एक ग्रुप जो है वो वेजिटेशन कहलाता है। तो अब बात आती है ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन क्या होता है। तो अक्सर आप लोग देखते हैं अपने घरों में, वॉल्स पे देखें या फिर कहीं पे देखें, वहाँ पे क्या होता है, अगर हम कंस्ट्रक्शन सही से नहीं किए हैं, सही लेवल का कंस्ट्रक्शन नहीं किए हैं, तो आप ये देखने के लिए पाएंगे कुछ दिन बाद क्या होता है, जो हमारे वॉल्स होते हैं या फिर जो हमारे रूफ हैं या फिर जो साइड में हमारे कॉलम्स हैं, उनसे क्या होता है, जो हरी पत्तियां होती हैं या फिर किसी कोई जो छोटा पेड़ है वो उससे क्या होता है, उससे निकलने लगता है। ठीक है, ये क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उस जगह पे मॉइस्चर अवेलेबल होने के कारण वो वहाँ से अपने ग्रोथ को बढ़ाने लगता है। ठीक है, वहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल होता है और जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हवा आती है या आंधी चलती है तो अपने साथ क्या करता है, वो बहुत सारे मिट्टी को ट्रांसपोर्ट करता है। बहुत सारे मिट्टी को क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। मिट्टी को ट्रांसपोर्ट करके घरों में जहाँ जहाँ पे मॉइस्चर होता है बाहरी एरिया पे, वो उस मॉइस्चर को वहाँ पे लेते आता है। मॉइस्चर के साथ वहाँ पे सॉइल लेते आता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण इस प्रकार की दिक्कत होती है। फिर वहाँ पे जब वो सॉइल आ जाता है तो मॉइस्चर से वो क्या करता है, मॉइस्चर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे ग्रोथ हो जाता है। तो ये जो ग्रोथ हो सकता है, ये छोटे मोटे पेड़ पौधे के रूप में हो सकता है, जो कि आगे चल के काफ़ी बड़े हो सकते हैं और हमारे घर को क्या कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। आप लोगों ने इस तरह की चीज़ें बहुत सारे जगहों पे देखी होगी। ठीक है ना, कि वाल्स में निकल जाता है और जब ट्री की साइज बड़ी होती है तो वाल्स हमारा क्या होता है, वाल्स को हमारे क्रैक कर देता है। और कभी कभी ये क्या होता है कि अगर आपके ज़मीन के बेस लेयर पे है, नीचे है, तो ये कभी कभी क्या करता है, फाउंडेशन को भी क्रैक कर देता है। फाउंडेशन में भी क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन दो फिगर में देख सकते हैं। पहले फिगर में क्या है कि आपके जो दीवार है, दीवार से देखिए क्या है, आपका ये वेजिटेशन निकला है। ये वेजिटेशन क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं इस वेजिटेशन की बात कर रहा हूँ, इस वेजिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये वेजिटेशन क्या है, ये ट्री यहाँ से निकला है और ये ट्री क्या हुआ, जब इसकी डायमीटर ज़्यादा लार्ज हुई है तो ये क्या किया है, ये दीवार को ब्रेक कर दिया है। और आप देख सकते हैं दीवार कितनी बुरी तरीके से ब्रेक हो गया है। ये आपका पहला फिगर रहा। और दूसरे फिगर में हम बात करें तो ये हमारा क्या है, ज़मीन का ये सबसे बॉटम का लेयर है। अब आप देख सकते हैं कि बॉटम के लेयर से क्या हो रहा है, बॉटम के लेयर से आप देखिए यहाँ पे, ये इस चीज को देखिए, ये बॉटम के लेयर से क्या हो रहा है, ट्री की रूट्स निकल रही हैं। ये ट्री की क्या है, ये सारे रूट्स हैं और ये रूट्स कुछ इस प्रकार की हैं, ये रूट्स कुछ इस प्रकार की हैं कि आपके पूरी के पूरे फाउंडेशन को ये खत्म कर सकती हैं। ठीक है, जो कि रूट्स क्या है, आपके नीचे वाले लेयर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कई जगह क्रैक्स डेवलप कर दिए। ठीक है, यही क्रैक्स आगे चल के और ज्यादा इनलार्ज हो जाएंगे और आपके फाउंडेशन के लिए काफी ज्यादा ये नुकसान करेगा। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जनरल मेजर्स टू अवॉइडेंस ऑफ क्रैक्स ड्यू टू वेजिटेशन। जो वेजिटेशन की वजह से जो क्रैक्स हो रहे हैं उनको किस तरह अवॉइड किया जाए, इसका क्या रीजन है। ठीक है, तो उन मेजर्स का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि क्या क्या मेजर्स हैं जिनकी वजह से हम जो क्रैक्स हो रहा है उनको हम कम कर सके। तो पहला क्या है, जो भी पेड़ होते हैं वो बिल्डिंग के आसपास नहीं लगाना चाहिए। बिल्डिंग के आसपास किसी भी तरह के ऐसे पेड्स को नहीं लगाना चाहिए जिनसे बाद में क्रैक्स डेवलप हो सके। ठीक है, और अगला आता है, कभी कभी आप देखते हैं कुछ ऐसे पेड़ पौधे या कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि घर के अगल बगल में लगे रहते हैं और उनकी डाली या फिर उनके जो फ्लावर्स के बीज होते हैं वो जमीन पे गिरते हैं और उग जाते हैं। तो इस तरह से भी कई प्रकार की दिक्कत आती है। तो इस तरह के पौधों को नहीं लगाना चाहिए घरों के आसपास। या तो अगर घर के आसपास आप लग रहे हैं तो प्रॉपर दीवार की सफाई और प्रॉपर आप अपने
हैं प्रॉपर आप दीवार की सफाई और प्रॉपर आप अपने ज़मीन की सफाई करें। अगर आप प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं करते हैं तो इस तरीके की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, कुछ जो बड़े ट्री होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरह के प्रॉब्लम को कॉज नहीं करते, इस तरह के प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आपके फाउंडेशन के अंदर जो भी सॉइल का मॉइस्चर है वो पेड़ क्या करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उसको खींच लेते हैं और अपने रूट को वो बढ़ाते हुए क्या करते हैं, आपके फाउंडेशन के नीचे लेते जाते हैं, आपके फाउंडेशन के सॉइल के लेवल में वो लेके चले जाते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान देने लायक बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट है, तो नए कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या होता है, बहुत तरीके के पेड़ पौधे और बहुत तरीके के वेजिटेशंस होते हैं। तो नया कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमको इनको अच्छी तरीके से साफ करना होता है, इनके रूट के सहित, ठीक है। जहां तक पॉसिबल है वहां तक हम साफ कर सकते हैं। नहीं तो आप रूट में जानते हैं कि रीजनरेटिंग पावर होता है, अगर आप साफ नहीं करेंगे तो रूट क्या करेगा, रूट अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद ही हम क्या करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। नहीं तो क्या होगा, ये फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेगा कि ज़मीन के अंदर मॉइस्चर अवेलेबल है ही, बरसात के रूप में पानी आता ही आता है और किसी न किसी तरीके से ज़मीन में पानी रहता ही रहता है, तो ये अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना होगा हमको। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जनरल मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रैक्स। जो हमारे क्रैक्स हो रहे हैं उनके लिए जनरल मेजर्स क्या है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो हमारा पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के सिलेक्शन के बारे में आता है, ठीक है। तो जो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होगा और वो कभी भी क्या करेगा, तो जो क्रैक्स हैं उसको बिल्डिंग में मिनिमाइज करेगा, क्रैक्स को नहीं आने देगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है, कि आप अपने बिल्डिंग में क्या करें, अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स का यूज करें, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होगा वो आपके बिल्डिंग में कभी भी क्रैक्स को डेवलप नहीं होने देगा। दूसरा पॉइंट क्या है, स्पेसिफिकेशंस फॉर मोटार एंड कंक्रीट। जो आप अपने बिल्डिंग में मोटार और कंक्रीट को यूज कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल सही रेशियो में होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए मोटार और कंक्रीट का जो रेशियो है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो भी प्रिस्क्राइब डिज़ाइन है, मतलब जो भी डिज़ाइन हमारे लिए सुटेबल है उस घर के लिए, हम उसको क्या करें, हम उसको यूज करें। जो भी कोर्स एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, वाटर हो गया और बाइंडिंग मटेरियल हो गया, तो इन चारों चीज़ का रेशियो हमको काफ़ी अच्छे से लेके चलना चाहिए, ठीक है ना। जो मिक्स हो हमारा वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, वेल मिक्स होना चाहिए, अच्छी तरीके से मिला होना चाहिए, ठीक है। और उसमें एक्सेसिव ऑफ वाटर नहीं रहना चाहिए, मतलब वाटर की मात्रा उसमें ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, वाटर की मात्रा अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। वाटर की ही क्या, इन चारों में किसी की भी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चारों की मात्रा जो होनी चाहिए वो अप्रोप्रिएट ही होनी चाहिए। नहीं तो आप देखते हैं कि पानी अगर हम बहुत ज़्यादा मिला देते हैं अपने मिक्स में तो वहाँ से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, पानी कम हो जाता है तो हमारा जो मटेरियल है वो सेग्रीगेट कर जाता है, कई तरह की इस तरह की दिक्कत आती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने लायक है और इस चीज़ को ध्यान में रख के ही कंस्ट्रक्शन करने लायक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ड्राइंग एंड डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, ड्राइंग एंड डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग। तो कंस्ट्रक्शन करते वक्त फाउंडेशन में क्या होता है, अगर हम कंपैक्शन अच्छे से नहीं किए हैं अपने फाउंडेशन में और हमारे फाउंडेशन की जो सॉइल है वो काफ़ी लूज रह गई है या मडी टाइप की सॉइल रह गई है, तो उसमें क्या हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा ढीली हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमको आ सकती है। तो इस चीज़ में क्या करना चाहिए, हमको अपने फाउंडेशन में माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट का यूज करना चाहिए। जो भी हमारा डिज़ाइन है अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट का यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। एक अच्छा इंजीनियर वही है जो कि कंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से करवावे, अच्छे वे में करवावे। बहुत बार आप लोग देखते हैं कि सारा सब कुछ सही मटेरियल होने के बाद भी हमारा कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हमारा वर्कमैनशिप होता है या फिर जो हमारा साइट इंजीनियर होता है
वो उतना सही नहीं होता है जिस हिसाब से उनको होना चाहिए, जिस हिसाब से उनको एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से भी काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो इसमें बात ये है कि जो इंजीनियर होगा वो जितना ज्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड होगा वो काम को उतना बेस्ट करवाएगा, चीजें खराब होने के बाद भी या फिर चीजें हमारे हक में ना होने के बाद भी। तो इस चीज को ध्यान में रखने लायक है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है द कंस्ट्रक्शन वर्क वेदर इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है पॉइंट, नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो आता है वो वेदर इफेक्ट के बारे में आ रहा है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि वेदर जो है हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो वेदर जो हमारा यहाँ पे हॉट भी रहता है, ड्राई भी रहता है और हमारा वेट भी वेदर रहता है। तो आप यहाँ पे जानते हैं क्या होता है कि हमारा जो वेदर है वो हमेशा चेंज होते रहता है। कभी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, कभी बहुत गर्मी हो जाती है और कभी बरसात का मौसम हो जाता है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, जो क्वालिटी है वाटर की, जो क्वालिटी है सैंड की, जो क्वालिटी है, जो ग्रेवल्स की क्वालिटी है, मोटार्स की क्वालिटी है, ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमको क्या करना चाहिए, जो भी चीजें हम यूज करें उसको प्रॉपर सही मिक्स डिजाइन के साथ ही हम यूज करें कि आने वाले फ्यूचर में इस टाइप की कोई भी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्रैक्स इन वॉल। वॉल में क्रैक्स के बारे में आता है। तो सबसे पहले जो वॉल्स होते हैं वो मैसोनरी वॉल की बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं मैसोनरी वॉल जो होता है वो थोड़ा सा वीक होता है अगर हम बाकी चीजों की बात करें। ठीक है, और मैसोनरी वॉल में जैसे कि हमने अगर डोर का प्रयोग किया, विंडो का प्रयोग किया और किसी भी प्रकार की अगर ओपनिंग्स है तो और ज्यादा कमजोर हो जाता है। ठीक है ना, वो इन सारी चीजों की वजह से, जैसे स्टेयर केस हो गया या फिर विंडो हो गया या फिर डोर हो गया, इन सब के लिए अगर हम ओपनिंग देते हैं या फिर स्टेयर केस का वॉल देते हैं तो ये थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर हो जाता है। जो बिल्डिंग की एक्सटर्नल वॉल होती है उसमें श्रिंकेज होने की काफी ज्यादा संभावना रहती है और श्रिंकेज से उसमें क्रैक्स डेवलप होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। और ये जो प्रोसेस होता है वो प्लिंथ लेवल से स्टार्ट होके लिंटल यानी ऊपर तक जाता है। जो प्लिंथ लेवल होता है हमारा, ये प्लिंथ लेवल से स्टार्ट होता है और ये काफी ऊपर तक जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अब आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका प्रिवेंशन मेजर्स क्या क्या है। तो प्रिवेंशन मेजर में सबसे पहले आता है कि जो क्रैक्स हो रहा है श्रिंकेज की वजह से, उसको मिनिमाइज करने के लिए रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट का यूज करें। रिच मिक्स ऑफ कंक्रीट का कहने का मतलब क्या है, उसमें जो सीमेंट की मात्रा है उसको थोड़ा सा हम ज्यादा यूज करें। जो हमारा प्लास्टर वर्क है, प्लास्टर वर्क में हम सीमेंट की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा यूज करें और प्लास्टर वर्क को हम थोड़ा सा थिक रखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो हमारा क्योरिंग है, क्योरिंग को हम अपने काफी अच्छे ढंग से करें। ठीक है, तो अगर इन 3-4 पॉइंट्स का हम ध्यान रखते हैं तो काफी ज्यादा हमारा क्रैक्स जो है वो कम हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या है कि जो रिच सीमेंट है, रिच सीमेंट को हम क्या करें, रिच सीमेंट का हम यूज करें। उसके बाद प्रॉपर क्योरिंग करें। प्रॉपर क्योरिंग करने के बाद जो हमारा प्लास्टर का साइज है, प्लास्टर को साइज को हम क्या करें, हल्का से बड़ा रखें। जो भी हमारा मैसोनरी वर्क हो रहा है उसको एक प्रॉपर रेशियो में करें। जैसे कि आप सीमेंट लाइम सैंड की अगर हम बात करें तो 1:1:6 या फिर 1:2:9 के रेशियो में या फिर 1:3:12 के रेशियो में, इसी रेशियो में हमको क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। अगर इनमें से किसी की भी मात्रा कम रहेगी तो ये क्रैक्स क्या करेंगे, आगे जाके डेवलप करेंगे। ये एक सेक्शन है, इस सेक्शन में आप देख सकते हैं जो हमारे बिल्डिंग के वॉल्स हैं इनमें जो क्रैक्स डेवलप हुआ है ये ऊपर की साइड से क्रैक्स डेवलप हुआ है, जो कि ऊपर से नीचे प्लिंथ लेवल की तरफ क्या हो रहा है, प्लिंथ लेवल की तरफ आ रहा है और ये दोनों साइड के लेटरल डायरेक्शन में भी क्रैक्स जा रहा है। ये नेक्स्ट फिगर है हमारा। ठीक है, ये सेक्शनल व्यू दिखाया गया है उसका। ठीक है, सेक्शनल व्यू में आप देख सकते हैं ऊपर ये क्या हुआ, ऊपर हॉरिजॉन्टल जो ब्रिक मैसोनरी है हमारा, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल क्रैक्स डेवलप हुआ है। और ये जो ऊपर डेवलप हुआ है ये क्या होगा, ये ऊपर से होते 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 धीरे 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 जो नीचे का सेक्शन है, नीचे का हमारा प्लिंथ सेक्शन है, ये प्लिंथ सेक्शन तक आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, डिफेक्ट्स ड्यू टू डैम्पनेस। डैम्पनेस के वजह से क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं। तो डैम्पनेस वो कंडीशन होती है जब आपके बिल्डिंग में जो मॉइस्चर होता है वो किसी लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है या वो क्रिटिकल लिमिट पे आ जाता है। अगर हम बात करें मॉइस्चर की, तो मॉइस्चर जब क्रिटिकल लिमिट पे आ जाता है या फिर किसी एक ऐसे लिमिट को क्रॉस कर जाता है
जिससे आपकी बिल्डिंग में जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? डैम्पनेस की कहलाती है। डैम्पनेस का शुद्ध हिंदी अगर हम बात करें तो डैम्पनेस का सेंस होता है दलदल। जो वहाँ की ज़मीन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मड़ी हो जाती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसमें दलदल कंडीशन बन जाती है। तो जो डैम्पनेस है ये बिल्डिंग में अक्सर उन जगहों पे देखने के लिए मिलता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वायर जो होता है वो वहाँ पे आके रन ऑफ होता है या फिर वहाँ पे आके वाटर रुकता है, ठीक है। दूसरा चीज़ आता है कि ये जो आपका डैम्पनेस होता है ये क्या करता है, ये आपका कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपके ज़मीन से होते हुए आपके वॉल्स में, आपके बीम्स में, आपके कॉलम्स में भी इंटर कर जाता है। डैम्पनेस को कम करने के लिए हम अपने घरों में डीपीसी जरूर करवाएं। डीपीसी जैसा आप लोग जानते हैं डैम्प प्रूफ कोर्स होता है। डैम्प प्रूफ कोर्स के अंदर हम क्या करते हैं, जहां जहां भी हमारे बिल्डिंग में मॉइस्चर हो सकता है वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम कुछ इपॉक्सीज का प्रयोग करते हैं, कुछ और अनदर मटेरियल्स का यूज करते हैं जिससे क्या है हमारा जो घर है वो वाटर प्रूफ बन सके, उसके जो एक्सटीरियर और इंटीरियर वाल है वो आपका क्या हो सके, वाटर प्रूफ हो सके। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम आता है वो राइजिंग डैम्पनेस का आता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर कहीं पे मॉइस्चर है तो हाई से लो की तरफ क्या होता है, बढ़ता है। तो वो क्या होगा, कैपिलरी एक्शंस के थ्रू क्या होगा, वॉल्स के थ्रू आप में जाएगा, वॉल्स के थ्रू क्या होगा, फिर वॉल्स से आपके कॉलम जुड़े हैं, कॉलम में वो इंटर कर जाएगा, कॉलम से बीम आपका जुड़ा है वो बीम में इंटर कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका डैम्पनेस है वो पूरी बिल्डिंग में चला जाएगा। अक्सर आप लोग देखते हैं अगर घर के बगल से कोई नाली गई है तो उस नाली में जो पानी अवेलेबल है उसके इफेक्ट की वजह से क्या होता है, आपके जो वॉल्स और फाउंडेशन होते हैं वहां पे पानी ट्रांसफर हो जाता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, और वो जो वहां पे मॉइस्चर होता है वो वॉल्स के थ्रू होते हुए काफी ऊपर तक आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार की दिक्कतें आप लोग काफी ज्यादा देखे होंगे। अब इसके सिम्टम क्या है, सबसे पहले सिम्टम ये होता है कि आपके बिल्डिंग में मॉइस्चर आपको कई जगह देखने के लिए नोटिस होगा। जैसे अगर हम अंदर दीवार के अंदर बात करें या दीवार के बाहर बात करें तो वहां पे कई जगह आपको मॉइस्चर देखने के लिए महसूस होगा। जो दीवार की बाहर की पपड़ी होती है वो क्या होती है, वो फूल जाती है, फूल के वो निकल जाती है। जैसे अगर आपका घर 2 या 3 बार पेंट हुआ है तो वहां की जो पेंटिंग होती है वो लेयर बाय लेयर निकलने लगती है। आपके घर में जितने भी प्रकार के वुड का प्रयोग किया गया है, वुड का प्रयोग क्या होता है, उसमें वेरियस फंगस लग जाते हैं और वो क्या करते हैं, वहां का काफी ज्यादा कलर को खराब कर देते हैं और वहां पे एक फफूंदी टाइप की लग जाती है, व्हाइट कलर का आप देखे होंगे, जिसको एफ्लोरेसेंस हम कहते हैं बिल्डिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जो भी प्लास्टर और पेंट वर्क है वो आपका क्या हो जाता है, वो डीके होने लगता है। अगर आपने अपने घर में किसी तरह के वॉलपेपर का यूज किया तो वॉलपेपर आपके लूज हो जाते हैं। आपने नीचे वाले सरफेस पे अगर मैट यूज किया है तो मैट क्या होने लगता है, मैट गीला होने लगता है। नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें तो आपके जो भी एक्सटीरियर या इंटीरियर वाल है उनसे स्ट्रेन्स निकलने लगते हैं, ठीक है। उनमें साल्ट्स बनने लगते हैं, ठीक है। उनमें मिल्ड्यू एंड मोल्ड लगने लगता है, मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं काफी सारे, वो फंगाई होते हैं जो उसमें लगने लगते हैं, ठीक है। और अगर घर में हम बार्स की बात करें, जो भी आपका MS बार्स लगता है, माइल्ड स्टील का बार लगता है, फिर जो भी आपके आयरन्स लगते हैं उनमें क्या होता है, उनमें करोजन होने लगता है। अगर वो बाहरी एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो उनमें क्या होता है, उनमें आपका करोजन हो जाता है। करोजन हो जाने के बाद वो रीबार करोजन की कंडीशन में आ जाते हैं। इसके बाद बात आता है कि घर के अंदर क्या होता है कि वहाँ का एस्थेटिक इतना खराब हो जाता है और वहाँ का हाइजीन इतना खराब हो जाता है कि हमको रहना और हमको सांस लेना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है दीवार की अगर हम बात करें, या फिर हम ऊपर रूप की बात करें, और वहाँ पे काफ़ी अजीब अजीब तरह की महक आती है। तो ये सारे सिम्टम हैं जिनसे आप ये चीज़ पहचान सकते हैं कि बिल्डिंग में हमारे डैम्पनेस हो रहा है, ठीक है। जैसा हमने आपको बताया कभी कभी क्या होता है, पेंट तो निकलता ही है, पेंट के साथ जो हमारा प्लास्टर होता है वो हमारा प्लास्टर भी काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है, और ये जब केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। और जो क्रैक्स डेवलप होते हैं वो पूरे के पूरे वॉल्स पे इवनली एंड यूनिफॉर्म, मतलब बिल्कुल एक तरह से एक ही जैसे पूरी के पूरे बिल्डिंग निकल जाते हैं। इसके कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे अगर आपके बिल्डिंग में कहीं वाटर पाइप्स का यूज किया गया है, ठीक है, ऐसे वाटर पाइप्स का यूज किया गया कि दीवार के अंदर ना करके दीवार के बाहर किया गया है, तो उनमें अगर किसी भी प्रकार की लीकेज आती है तो वो जितना एरिया होता है
वो एरिया पूरा का पूरा खराब हो सकता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं जो हमारा प्लास्टर है वो हमारा प्लास्टर साफ साफ दिख रहा है। प्लास्टर के ऊपर 3 लेयर की पेंटिंग की गई है, वो तीनों लेयर की पेंटिंग आपको अलग अलग दिख रही है। किसी में फर्स्ट लेयर निकला है, किसी में सेकंड लेयर, किसी में तीनों लेयर निकल के प्लास्टर दिख रहा है। नेक्स्ट फिगर की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या है, प्लास्टर वर्क जो किया गया है, प्लास्टर वर्क के साथ क्या हुआ है, पूरी की पूरी पेंटिंग निकल गई है और पूरी की पूरी प्लास्टर वर्क निकल गई है। और यहाँ पे जो डोर और विंडो है इनमें भी क्या हुआ है, काफी ज्यादा फंगस लग गया है। अब नीचे जो आपको सेक्शनल दिखाया गया है, नीचे जो आपको व्यू दिखाया गया है, ये आपको सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, ये आपको सेक्शन दिखाया गया और डीपीसी का यूज बताया गया कि डीपीसी का यूज कैसे करें। तो डीपीसी का यूज आपका जो फ्लोर लेवल होता है, फ्लोर लेवल से लेके बिल्कुल बिल्डिंग के ऊपर तक करें जब तक कि दूसरा फ्लोर लेवल ना जाए। मतलब एक फ्लोर लेवल से लेके दूसरे फ्लोर लेवल के बीच में हम डीपीसी का अपने यूज कर सकते हैं। और जो ब्रिक की हमारी 2 लेयर्स होती हैं, ब्रिक के 2 लेयर्स के बीच में भी हम यूज करेंगे जहां से हमारा नेक्स्ट फ्लोर ऑन होगा। ठीक है, जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे लगा दिया, फिर ग्राउंड फ्लोर के बाद हमने फर्स्ट फ्लोर पे जब हम ब्रिक अपना प्रयोग करेंगे वॉल्स को ऊपर करने के लिए या फिर अपने कॉलम्स को ऊपर करने के लिए, तो उनके बीच में हम डीपीसी का यूज करेंगे। सेम यही सेकंड फ्लोर के लिए और सेम यही थर्ड फ्लोर के लिए। अब अगला पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैम प्रॉब्लम। जो डैम प्रॉब्लम है उसकी पहचान हम कैसे करें। ठीक है, तो जैसे अभी हमने आपको सिम्टम्स बताया है, तो जो सिम्टम्स अगर आप समझे रहेंगे तो सिम्टम्स के हेल्प से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका जो वॉल है, वॉल में आपके क्या होने लगते हैं, व्हाइट कलर के एफ्लोरोसेंस बनने लगते हैं। आपके जो टाइल्स होते हैं, जो बिल्डिंग में हम टाइल्स का प्रयोग कर रहे हैं, वो टाइल्स क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं और चलने पे वो आवाज करते हैं। ठीक है, जो आपका ब्रिक वर्क है उनमें क्या होने लगता है, ब्रिक वर्क आपका फूलने लगता है। ठीक है, उसमें सॉइलिंग आने लगती है, वो पोरस हो जाते हैं, मतलब उनकी परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, उनमें परमिएबिलिटी की प्रॉपर्टी आ जाती है, वो पानी को एक से दूसरे पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, डिफेक्टिव क्या होता है, आपके डोर और विंडो जो हो जाते हैं वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हमारे बिल्डिंग में डैम्पनेस आ गई है तो जो हमारे डोर्स होते हैं या फिर विंडो होते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, उनके साइज वो सारे के सारे ओवर साइज हो जाते हैं और ना तो वो सही से बंद होते हैं ना तो वो सही से ओपन होते हैं। ठीक है, आपके बिल्डिंग में कैविटेशन होने लगता है। कैविटेशन कहने का सेंस क्या है, कैविटेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वॉल्स पे गड्ढे हो जाते हैं या आपकी बिल्डिंग के किसी भी सरफेस पे क्या होता है, छोटे छोटे पॉट्स होल बन जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होने लगते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन का प्रोसेस होने लगता है। कंडेंसेशन का प्रोसेस आप जानते हैं, कंडेंसेशन के थ्रू ही हमारे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कंडेंसेशन में क्या होता है, आपके बिल्डिंग से जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर चेंज हो जाता है वाटर के ड्रॉपलेट्स में। अक्सर आप देखते होंगे कि बरसात के मौसम में क्या होता है, जो आपके वॉल से मॉइस्चर है वो आपके नीचे सरफेस पे ड्रॉप्स के फॉर्म में आने लगता है। ठीक है, तो ये जो केस है ये काफी ज्यादा डैम्प प्रूफिंग को बढ़ा देता है। अब आगे अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो ये है कि अगर आपकी बिल्डिंग के जिस भी सरफेस में डैम्पनेस आ गई है तो हम वहां पे क्या करें, पूरी की पूरी प्लास्टर को निकाल दें। प्लास्टर को निकालने के बाद आपका बिल्डिंग में जहां पे भी लीकेज है उस लीकेज को सही करें। लीकेज को सही करने के बाद जो भी डीपीसी के लिए मटेरियल या केमिकल यूज किया जाता है उसको हम पेंट में और सीमेंट में दोनों के साथ यूज करें। सबसे पहले सीमेंट के साथ हम उसको प्लास्टर में यूज करें। प्लास्टर में यूज करने के बाद जो हमारा पेंट होता है, पेंट में हम इपॉक्सी का प्रयोग करें। इपॉक्सी के ऊपर अगर और डैम्पनेस काफी ज्यादा है तो इपॉक्सी के ऊपर हम क्या करें, जो बिटुमन पेंटिंग आता है, बिटुमन पेंटिंग का हम प्रयोग करें। ठीक है, दूसरे पॉइंट में भी यही कह रहा है कि पूरे के पूरे सरफेस को निकाल दें, जैसे हमने बताया है, पूरे के पूरे सरफेस को निकाल के रीप्लास्टरिंग एंड रीपेंटिंग का प्रयोग करना चाहिए। और बाकी सारी चीजों की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो हमारा डीपीसी होता है, ये डीपीसी पूरी की पूरी बिल्डिंग में जितने भी जॉइंट्स होते हैं इन सारे जॉइंट्स में बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से हम डीपीसी को दें। ठीक है, तो अगर ये सारे हम प्रोसीजर मेजर्स को अपनाते हैं तो बिल्डिंग में हम काफी हद तक हम मॉइस्चर को रोक सकते हैं और डैम्पनेस को रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ये डिफेक्ट का चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म होता है। इस चैप्टर में ऐसे अब कुछ भी नहीं रह गया, कोई भी टॉपिक नहीं रह गया। ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म होता है।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।